Hi everyone, I Dipali, your सूरजमुखी welcome all of you to the NEETX channel. हम कर रहे थे हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. हम मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. जिस बच्चे ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नहीं अटेंड किया है, नहीं देखा है, प्लीज डू वॉच इट एवरीवन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैंने बहुत ही प्रिसाइजली उसे एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, बिल्कुल क्लैरिटी से, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं. किस साइंटिस्ट ने क्या इंटरप्रेट किया, किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, किसने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लीज रिमेंबर टू डू दैट बिकॉज ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं. तो आज के लिए हमारा छोटा सा पैकेट ऑफ टॉपिक क्या है बेटा? आज हम करने वाले हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक बहुत ही छोटा सा बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके पास एग्जामिनर्स का स्कोप रहता है आपको न्यूमेरिकल्स देने का. अब बायो वाले बच्चों को न्यूमेरिकल्स दिखते ही क्या हो जाता है, हाय तौबा, राइट, कि भाई न्यूमेरिकल्स आ गए बायो में, ये तो हमसे होगा ही नहीं. तो इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी प्रिसाइजली, ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल्स, कोई भी ट्रिकी चीज, कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड चीज आए तो आप उसे अच्छे से कर पाए. मैं आपको थोड़े से बैकग्राउंड के साथ ही टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक्चुअली बेटा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा सेल साइकिल और सेल डिवीजन के जो बेसिक्स हैं उसको कैरी करता है. आपको पता है 11th में सेल साइकिल और सेल डिवीजन था, जिसमें हमने मियोसिस का टॉपिक पढ़ा. मियोसिस में प्रोफेज 1 की फर्दर स्टेजेस थी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता था. तो मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले सेल साइकिल और सेल डिवीजन के रिकॉम्बिनेशन का एक जिस्ट जरूर दूंगी, ताकि आप इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ सकें. तो प्लीज बेटा इस टॉपिक को ध्यान से समझना और टॉपिक को देखने के बाद जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. उसके अलावा आई वुड वांट टू नो फ्रॉम एवरीवन कि आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर 1 on 10 कितना अच्छे से आता है. इसका मतलब अगर आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन एकदम अच्छे से बराबर मक्खन की तरह आता है, सो यू विल पोस्ट 10 कि मैम आई नो द चैप्टर 10 on 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. लेकिन अगर वो आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं आता, आपको लगता है आपको 20% मिसिंग है अभी उसके कॉन्सेप्ट्स, तो आप पोस्ट करेंगे 8 on 10. बेटा एज यू विल पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन कितना आता है, उस बेसिस से मैं चैप्टर्स की प्रायोरिटी डिसाइड करूंगी. बिकॉज सारे बच्चे इतने सारे चैप्टर्स कराने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना रहेगा. और सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होंगे. नॉट ओनली बॉटनी, आपके जूलॉजी में भी सेल साइकिल सेल डिवीजन मियोसिस ये तो यूज होता ही है. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन 1 on 10 स्केल कितना आता है. उस हिसाब से मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन को आपके लिए प्रिपेयर करूं और जल्दी से लेक्चर्स पोस्ट करूं. ठीक है, तो चलिए बेटा बिना किसी डीले के मैं चलती हूँ हमारे टॉपिक पे. पहले हम मेंडल जी की जय बोल के चलेंगे कि मेंडल जी की जय हो, हमें टॉपिक अच्छे से समझ आए. मेंडल जी के आशीर्वाद के बिना इस चैप्टर में हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हमेशा की तरह. तो चलिए, हम कौन सा टॉपिक है, हमारा एक ही टॉपिक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. ये है क्रॉस ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. बेटा दिस इज द थिंग दैट आई वाज टेलिंग कि मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सेल साइकिल में से दे दूंगी. पहले आपको इतना समझना पड़ेगा कि किसी भी रिप्रोडक्शन के टाइम मियोसिस होती है. सपोज कीजिए बेटा, सपोज कीजिए मैं किस चीज की बात कर रही हूं बेटा, अगर मैंने बात की अपने पेरेंट्स की, मतलब मैंने किसी भी क्रॉस में पेरेंट्स की बात की, तो एक फीमेल पेरेंट रहता है और एक क्या रहता है, मेल पेरेंट रहता है. अगर मैं बात करूं कि ये पेरेंट्स जब अपनी गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, सपोज एग प्रोड्यूस हुआ और क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, स्पर्म फ्यूज हुआ. फर्टिलाइजेशन के दौरान एग और स्पर्म जब भी फ्यूज करते हैं बेटा, एग और स्पर्म जब फ्यूज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, द स्ट्रक्चर विल बी नोन एज जाइगोट विच विल बी डिप्लॉयड. एग क्या है, हेप्लॉइड. स्पर्म क्या है, हेप्लॉइड. यस और नो? तो मैं आपको यही बोल रही हूं कि सपोज मैं बात करूं स्पर्म की, तो स्पर्म के अंदर मैंने बोला कि आपके पास एक क्रोमोसोम था विच लुक्ड लाइक दिस. एग के अंदर सपोज कीजिए एक क्रोमोसोम था विच लुक्ड लाइक दिस.
जब मैं जाइगोट की बात करूंगी, जब मेरा नया ऑफस्प्रिंग बनेगा जाइगोट, उसके अंदर इन दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे, इन दोनों के क्रोमोसोम्स आएंगे। तो सपोज कीजिए मैंने इसको कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ये मेरा फीमेल का काउंटर पार्ट, और ये पिंक वाला मेरा किसका काउंटर पार्ट है बेटा, मेल का काउंटर पार्ट। तो आपको इतना समझना रहेगा कि जब एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, आपको पता है एक नया ऑफस्प्रिंग क्या वो अपने बिल्कुल फीमेल पेरेंट जैसा रहता है? नहीं बेटा। जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है क्या वो अपने मेल पेरेंट जैसा रहता है? नहीं बेटा। वो दोनों के आइडेंटिकल नहीं है, उसमें दोनों के फीचर जरूर हैं, बट वो उनका रिकंबाइंड फॉर्म है, उसमें कुछ नई चीज रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ, कहां हुआ, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। तो जनरली मैंने बताया कि जब पेरेंट्स, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, इन्होंने प्रोड्यूस किया गैमीट मियोसिस से, ये दोनों के दोनों क्या थे, पेरेंट्स बेटा डिप्लॉयड थे, इन्होंने मियोसिस से गैमीट प्रोड्यूस किया, हेप्लॉइड गैमीट, हेप्लॉइड गैमीट। ये हेप्लॉइड गैमीट जब जाइगोट के अंदर मिलेगा तो जाइगोट डिप्लॉइड बन गया। ये जो क्रोमोसोम्स के पैर आप देखते हो उन्हें बोलते हैं होमोलोगस पैर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आप क्या देख रहे हो जो आपके पास स्क्रीन के सामने है, दिस इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर हैं। ये किससे आया, फीमेल से, ये किससे आया, मेल से। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पहचान क्या होती है बेटा, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो हो सकता है कि इस क्रोमोसोम पे कुछ यहां और इस पर कुछ यहां जीन्स रहें। तो अगर इसके इधर येलो वाले स्पॉट पे सपोज करो ब्लैक आई कलर की जीन है, और सपोज इसके यहां पर ग्रीन आई कलर की जीन है, तो दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब बेटा अगर आप इसमें देखोगे तो सेम लोकस पर, लोकस बोले तो क्रोमोसोम में सेम जगह पर, क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन रहेगी। सेम कैरेक्टर की जीन मतलब यहां पर दोनों के आई कलर की जीन है। किस चीज की जीन है, आई कलर। इतना फर्क हो सकता है कि फीमेल में मेरा आई कलर क्या रहे, ब्लैक रहे, और सपोज मेल में मेरा आई कलर क्या रहे, ग्रीन रहे, देन ऑल्सो इट इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं, कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के दौरान दो क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं, इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है अभी समझाऊंगी। इनके अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है अभी मैं समझाऊंगी। रिकॉम्बिनेशन होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर की जीन्स प्रेजेंट है। सेम कैरेक्टर मतलब अगर इधर आई कलर तो इधर भी आई कलर। आई कलर का ट्रेट अलग हो सकता है कि फीमेल से अलग आई कलर आए, मेल से अलग आई कलर आए, बट है आई कलर की जीन। तो ऐसे जाइगोट बनने के दौरान एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। जिसमें क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मेरे को आपको क्या बताना है कि इनके बीच में क्रॉस ओवर होगा, वो क्रॉस ओवर कैसे होगा मैम ये बताओ, वो क्रॉस ओवर कैसे होगा। बेटा देखो ये कौन सा क्रोमोसोम है, मेल का क्रोमोसोम, और ये मैंने ब्लू वाला क्रोमोसोम किसका बनाया बेटा, ये मैंने बनाया फीमेल का क्रोमोसोम। ये मेरा एक होमोलोगस पेयर है। एक और चीज आप लोगों को यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर मेरे पास ये एक क्रोमोसोम और ये मेरे पास दो क्रोमोसोम, तो अगर मैंने इन क्रोमेटिड्स को ए क्रोमेटिड, बी क्रोमेटिड, सी क्रोमेटिड और डी क्रोमेटिड बोला। बेटा क्रोमेटिड का मतलब है कि सपोज मैं इसकी बात कर रही हूं, ये एक क्रोमेटिड है। सपोज मैं इसकी बात कर रही हूं, ये एक क्रोमेटिड है।
समझ पा रहे हो कि एक क्रोमेटिड मैंने किसको बोला, एक क्रोमेटिड से, दो क्रोमेटिड से मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। तो मेरा जो क्रॉस ओवर है वो बी और सी के बीच में होता है। जो क्रॉस ओवर है वो बी और सी के बीच में होता है। ए और बी जो कि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स। बी और सी एक दूसरे के क्या हैं बेटा? बी और सी एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बी और सी एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जैसे ए और बी सिस्टर क्रोमेटिड्स, वैसे ही सी और डी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं बेटा। सी और डी भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बी और सी अलग अलग क्रोमोसोम्स का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, आपको इतना समझ आया कि जब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने गैमीट बनाया, गैमीट्स के फ्यूजन होने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर काफी सारे पेयर्स बनेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है जिस पर सेम लोकस पर सेम कैरेक्टर की जीन्स रहेंगी। उसका ट्रेट अलग अलग हो सकता है, किसी में कोई आई कलर, किसी में कोई और आई कलर, बट सेम जगह पर सेम कैरेक्टर की जीन्स रहेंगी। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ क्रोमेटिड से मिलकर बने। ए और बी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है। सी और डी सिस्टर क्रोमेटिड्स, बट अगर मैं बी और सी की बात करूं तो वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाती हूं क्या होता है। बेटा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? बहुत ध्यान से देखना आप लोग। देखो, अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो मैं आपको ये दिखा देती हूं कि मेरे पास क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या चीज आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखना कि मेरे पास क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या चीज आ जाएगी। सी बेटा, दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर द क्रॉसओवर। आप देख रहे हो कि क्रॉसओवर के बाद क्रोमोसोम्स ने अपने एंड्स को एक्सचेंज कर लिया है। सो यू शुड अंडरस्टैंड हियर कि ये प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये प्रोसेस जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से दिस क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। बेटा इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये नया कॉम्बिनेशन बना। तो पहले रिकॉम्बिनेशन हुआ या क्रॉसिंग ओवर? पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ जिस वजह से नया कॉम्बिनेशन बना, जिसको बोला रिकॉम्बिनेशन। इतना समझो कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये किसके बीच में हुआ? क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ, जिससे मैं बोलती हूं नया कॉम्बिनेशन बना। ठीक है बेटा, अगर मैं मियोसिस की स्टेज की बात करूं, अगर मैं मियोसिस की स्टेज की बात करूं तो जो मेरा क्रॉसिंग ओवर होगा, जो मेरा क्रॉसिंग ओवर होगा वो होता है जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में क्रॉस ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉस ओवर जाइगोटीन में ही होता है। या बताओ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जल्दी से बताओ कहां होता है बेटा? जाइगोटीन में बनेगा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेशन कहां होगा बच्चा पार्टी? उससे अगली स्टेज में। उससे अगली स्टेज का नाम क्या है? पेकाइटीन स्टेज।
ध्यान रखना, सब बच्चों को लगता है कि जाइगोटीन में होगा क्योंकि जाइगोट वर्ड तुम्हें नजर आ रहा होता है, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर है वो कहाँ होता है? पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ये कहाँ से आया? ये सेल साइकिल सेल डिविजन से मैंने उठाया है डायरेक्टली। बस कई बार वो इस चैप्टर से लिंक करके यहां पूछ लेते हैं, सो आई एम राइटिंग इट डाउन फॉर यू। So this is the background you need to know before doing linkage and recombination, कि कैसे पेरेंट से गैमीट बना, कैसे गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट बना, कैसे जाइगोट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पैर में एग्जिस्ट करते हैं, और क्रॉस ओवर में सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रॉस ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, और कैसे होता है क्रोमोसोम, कैसे एंड्स एक्सचेंज हुए, और वो प्रोफेज 1 के किस फेज में होता है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर? तो पैकाइटीन में होता है बेटा प्रोफेज 1 के। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो, ठीक है? आई होप एवरीवन दिस इज मेकिंग सेंस। अब मैं आगे चली लिंकेज पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, बट बेटा वो समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि लिंकेज के बिना आप रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के बिना आपके लिए लिंकेज समझना वाज डिफिकल्ट। तो ये जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा आया मेरे मॉर्गन भाई साहब से। कहां से आया मेरे मॉर्गन भाई साहब से? भाई मॉर्गन जी ने काम किया ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला पे काम किया। ड्रोसोफिला को, जिसको हम प्यार से क्या बुला देते हैं बेटा? ड्रोसोफिला को हम प्यार से बुला देते हैं फ्रूट फ्लाई। अब मॉर्गन ने, बेटा दिस टॉपिक इज मोर लाइक अ स्टोरी, तो धीरे धीरे सुनते जाना, और मैं हर एक स्टेप को, जो भी लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में समझाया गया है आपकी बुक में, जितना आपको पता होना चाहिए, मैं उसके ऐसे स्टेप में ही लिख रही हूं। तो मॉर्गन जी ने अपने और कलीग्स के साथ मिलकर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। बेटा ये वैसा ही एक तरीके से क्रॉस है जो मेंडल ने भी किया था पी प्लांट में। तो इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस किस पर किया है? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर। इन्होंने क्या देखना चाहते थे? टू सी द सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स देखने के लिए किसके अंदर? फ्रूट फ्लाई के अंदर। क्यों किया उन्होंने? फ्रूट फ्लाई के अंदर सेक्स लिंक्ड जीन्स देखने के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। बेटा सेक्स लिंक्ड जीन्स वो होती हैं जिन जीन्स की लोकेशन एक्स या वाई यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो। ये वो जीन्स हैं जो कि कहां प्रेजेंट है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम्स, ड्रोसोफिला के एक्स या वाई क्रोमोसोम्स पर। तो इन्होंने ऐसा क्रॉस किया। अब इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेके क्रॉस किया देखो, तो इन्होंने एक्चुअली येलो बॉडीड, इधर लिखती हूं मैं, तो इन्होंने बेसिकली येलो बॉडी, वाइट आई की फीमेल ली, और उसका क्रॉस किया ब्राउन बॉडी रेड आई के मेल के साथ। अब ये जो जीन्स हैं ड्रोसोफिला की, वो उसके एक्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, इतना उन्होंने देखकर ये क्रॉस किया। अब ये भी समझो कि अगर ये क्रॉस सही तरीके से चलता, मेरा F1 आता, मैं F1 की सेल्फिंग करती। अब बेटा मेंडल के हिसाब से जो मेरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशो था वो क्या आना चाहिए था? दिस शुड बी द रेशो 9:3:1। बट जो ये क्रॉस करने के बाद मेरा रेशो आया, इट डेविएटेड फ्रॉम दिस रेशो। जो मेरा रिजल्ट आया, इट डेविएटेड फ्रॉम दिस रेशो एंड did not show independent assortment। जो जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मुझे नजर आती,
इस रेशो के साथ ये रेशो नहीं मिला, इट वाज हाईली डेविएटेड। अब इसका मतलब कोई तो एक्सेप्शन प्रेजेंट है कि यहां पर मेरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मेंडल का प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि मेंडल और कलीग्स को पता था, मेंडल और उसके कलीग्स जो इस पर काम कर रहे थे knew that these genes were present, उनको पता था कि ये जीन्स हैं, they were present on the X क्रोमोसोम, कि ये जिन सब जीन्स की बात कर रहे हैं ना अभी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाया, ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। बताओ जल्दी से कि मेंडल ने तो नॉर्मल हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा दिया, मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, ऐसी जीन्स चूज की जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। कौन सी जीन्स? येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल ली, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल लिए। F1 किया, F1 की सेल्फिंग की। एक्सपेक्टेड रेशो क्या रहता है? 9:3:3:1। लेकिन इस रेशो से मेरा रिजल्ट काफी डेविएटेड आया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो ही नहीं हो रहा था। मेंडल और उसके कलीग्स को पता था कि ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और उन्होंने क्या रिजल्ट नोटिस किया बेटा? उन्होंने क्या रिजल्ट नोटिस किया? उन्होंने ये रिजल्ट देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, जो बेटा पेरेंट्स हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, उसका नंबर काफी ज्यादा था रिकॉम्बिनेंट्स से। रिकॉम्बिनेंट से पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का नंबर ज्यादा। इसका मतलब येलो और व्हाइट आए ज्यादा थे, ब्राउन और रेड आए ज्यादा थे, एज कंपेयर्ड टू अगर मैं येलो बॉडी और रेड आई बनाऊं, या फिर मैं ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई के कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो इस रेशो से डेविएट करते हुए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का नंबर बहुत ज्यादा था रिकॉम्बिनेंट के कंपैरेटिवली। तो उन्होंने क्या बोला? इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया? इसका उन्होंने कंक्लूजन ये दिया दैट some genes were physically linked on the same chromosome, and this is called as, और इसी चीज को उन्होंने क्या बोला कि देयर इज सम लिंकेज। ये जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का एक क्रोमोसोम पर, उसे ही हम लिंकेज बोलते हैं। फिर से देखिए, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया इन कैरेक्टर्स का यूज करके। नॉर्मल रेशो जो आना था वो नहीं आया, उल्टा पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का नंबर बहुत ज्यादा आया, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आए। तो इसने बोला जरूर कोई जीन्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और वो फिजिकली लिंक्ड है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया लिंकेज। सो एवरीवन, लिंकेज इज द वन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल ने दिया था। अब मेंडल को ये एक्सेप्शन क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि मेंडल ने स्मार्टली जो भी कैरेक्टर्स लिए थे बेटा वो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। अब वो मेरे जो कैरेक्टर्स उसने लिए, अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो लिंकेज का तो स्कोप ही नहीं रहा। मैंने लिंकेज कब देखा? जब दो जीन्स एक क्रोमोसोम पर बहुत पास प्रेजेंट हैं, तो उनकी टेंडेंसी रहती है कि आगे की जनरेशन में वो साथ ही ट्रांसमिट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो एक क्रोमोसोम पर बहुत पास पास है। तो टेंडेंसी रहती है उनके ऐसे ही फॉरवर्ड होने की।
मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए नहीं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसीलिए दिखता रहा क्योंकि जो जीन्स जो कैरेक्टर्स उसने चूज किए वो पी के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। मॉर्गन जी ने कर दिया उसे चैलेंज कि भाई तुम्हारा जो प्रिंसिपल्स है वो तो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने स्पेसिफिकली उन जीन्स की बात करी जो अलग अलग क्रोमोसोम पर है। कहते देखो मैंने जीन्स ली जो सेम क्रोमोसोम पर है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन या फिर लिंकेज का कॉन्सेप्ट है। इसी को हम बोलते थे लिंकेज। इसी को क्या बोलते थे? लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। बेटा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का बनना रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। इज कॉल्ड एज व्हाट एवरीवन? इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशंस का बनना क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर मैंने आपके लिए एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, इस क्रोमोसोम के ऊपर मैंने ड्रॉ की दो जीन्स। सपोज कीजिए मैंने ए जीन ड्रॉ की और बी जीन ड्रॉ की, साथ में मैंने ड्रॉ करी एक जीन सी और एक जीन डी। देखो ए बी सी डी आपको नजर आ रही है। तो आप इतना समझिए कि अगर मैं बात कर रही हूं ए और बी की, तो ए और बी इस क्रोमोसोम में काफी पास प्रेजेंट है। दे आर टाइटली लिंक्ड। जो भी टाइटली लिंक्ड रहेंगे, और यहां पर अगर मैं सी डी की बात करूं तो ये कैसे लिंक्ड है बेटा? दे आर लूजली लिंक्ड। ये थोड़े दूर दूर प्रेजेंट है, दे आर लूजली लिंक्ड। तो समझिए जो टाइटली लिंक्ड रहेंगे वो क्या दिखा रहे हैं? मोर लिंकेज। जो लूजली लिंक्ड हैं ये क्या दिखा रहे हैं? लेस लिंकेज। अब अगली चीज भी समझिए बच्चा पार्टी। मोर लिंकेज मतलब लेस रिकॉम्बिनेशन। इसमें मैं कम रिकॉम्बिनेशन देखूंगी। ये दूर दूर है बेटा, दूर दूर है तो ये क्या दिखाएंगे? ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? दूर दूर है तो ये ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। रिकॉम्बिनेशन होता क्यों है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। समझ गए? तो अगर कोई भी जीन्स क्रोमोसोम पर जितना पास प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो आगे ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाएं। जितना दूर दूर प्रेजेंट है उतना चांसेस हैं कि वो साथ साथ ट्रांसमिट ना हो। साथ साथ ट्रांसमिट नहीं होंगे तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसे रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो मैंने ये आपके लिए जो दो लाइंस लिखी हैं बेटा, ये जो मैंने आपके लिए दो लाइंस लिखी हैं, इससे ही काफी सारे सवाल बन जाते हैं। इससे ही काफी सारे सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज समझिए कि मॉर्गन का बेटा एक स्टूडेंट था। मॉर्गन स्टूडेंट, उनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टेवंट। क्या नाम है मॉर्गन के स्टूडेंट का बेटा? एल्फ्रेड स्टर्टेवंट। तो इन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या बोला? किसकी बात कर रही हूं पहले जल्दी से? अभी तक हमने मॉर्गन का नाम ही किया था और अब मैं किसके नाम की बात कर रही हूं? एल्फ्रेड स्टर्टेवंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन frequency of recombination between gene pairs present on the same chromosome is dependent upon, या फिर it is directly proportional to, I would say directly proportional to
डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स या फिर एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन as mapped on the chromosome, और इसी का यूज करके उन्होंने जेनेटिक मैप बनाया। इसी का यूज करके उन्होंने जेनेटिक मैप बनाया और इसी से बेटा बहुत ज्यादा हेल्प मिली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करने में, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में। इसी से उन्होंने क्या बनाया, जेनेटिक मैप बनाया, और जेनेटिक मैप ने हेल्प किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ह्यूमन बीइंग्स का पूरा के पूरा जीनोम सीक्वेंस किया। अब ये समझिए कि मैंने ये क्या बोल दिया, ये समझो कि मैंने ये क्या बोल दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स present on the same chromosome is directly proportional to the physical distance between the genes as mapped on chromosome। इसका मतलब ये है बेटा, बहुत ध्यान से समझो, इसको इग्नोर करना अभी, कि अगर एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स कहां पर प्रेजेंट हैं वो डिसाइड करेगा कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा। समझ रहे हो? एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स कितनी दूर मैप्ड हैं वो डिसाइड करेगा कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा। तो बेसिकली ये और ये एक बराबर है कि रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब होगा, जब जीन्स लूजली प्लेस्ड हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम कब रहेगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस कम है, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम, रिकॉम्बिनेशन कम। जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। समझ गए? यही बोला स्टूटेवेंट ने। और इसी को अगर मैं आपको, ये क्रॉस जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसके थ्रू बेटा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया। सपोज करो कि मैंने यहां क्रॉस ए की डिटेल्स लिखी, यहां पर मैंने क्रॉस बी की डिटेल्स लिखी। क्रॉस ए में देखो येलो बॉडी व्हाइट आई और ये वाइल्ड टाइप, वाइट और मिनिएचर और ये वाइल्ड टाइप। आप ये देखो कि क्रॉस ए के अंदर जो मेरी जीन्स दिखाई गई हैं वो काफी पास प्रेजेंट है, और क्रॉस बी के अंदर क्रोमोसोम पर जो जीन्स दिखाई गई हैं वो एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है। नोटिस कर रहे हो? जीन्स पास हैं, जीन्स दूर हैं। यहां पर सपोज करो बेटा, मैं आपको बस इतना रिप्रेजेंट कर देती हूं कि यहां पर जो जीन्स दिखाई गई हैं वो काफी पास प्रेजेंट है, और बी के अंदर जो जीन्स दिखाई गई हैं वो काफी दूर प्रेजेंट है। उसके बाद इन्होंने नॉर्मल F1 जनरेशन का क्रॉस किया, उसके बाद नॉर्मल F2 जनरेशन का क्रॉस किया, और उन्होंने इन दोनों क्रॉस का रिजल्ट क्या देखा, हमें बस ये देखना है। देखो इसके अंदर मेरे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज लिखते हैं हम दोनों केस में। ठीक है बेटा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन फर्स्ट केस में कितना आया देखो 98.7%, रिकॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बेटा 1.3%। वहीं के वहीं यहां पर पेरेंटल कितना आया देखो 62.8%, रिकॉम्बिनेशन कितना आया 37.2%। अब आप बस इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। जब मेरी दोनों जीन्स क्रोमोसोम पर दूर दूर प्रेजेंट है बेटा, तो देखो ये मेरा पेरेंटल है, ये मेरा रिकॉम्बिनेशन है, ये मेरा पेरेंटल है, ये मेरा रिकॉम्बिनेशन है। जैसे ही ये जीन्स दूर हुई, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया। अगर ये जीन्स पास पास हैं
तो लिंकेज ज्यादा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है। ये जीन्स दूर दूर हुई, लिंकेज कम हुआ, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया। तो ये क्रॉस आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है, और ये परसेंटेजेस एग्जाम में भी आती हैं। तो इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द क्रॉस, जस्ट मेक श्योर यू नो द परसेंटेजेस एवरीवन। समझ गए? मेक श्योर यू नो द परसेंटेजेस। ये आपको यही दिखा रही हैं कि अगर लिंकेज ज्यादा है, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स क्या है? कम है। लिंकेज ज्यादा है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ रहे हो? दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं। ये टर्म्स एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल हैं बेटा? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैसे है बेटा? ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसे आप एक यूनिट में मेजर करते हैं, जिसे मैं बोलती हूं सेंटीमॉर्गन। क्या बुलाती हूं जिसे मैं? सेंटीमॉर्गन। स्मॉल सी कैपिटल एम, क्या बुलाती हूं इसे मैं? सेंटीमॉर्गन। इतना भी ध्यान रखना है कि एक सेंटीमॉर्गन इज बाय डिफॉल्ट टेकन एज 1% क्रॉस ओवर, कि अगर क्रॉसिंग ओवर 1% है या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% है, तो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस हम लेट करके चलते हैं कि वो 1 सेंटीमॉर्गन है। समझ रहे हो? तो ये हम लेट करके चलते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि 1 सेंटीमॉर्गन 1% क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के बराबर रहता है बेटा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आप सबको। इसके साथ मैंने टॉपिक कर दिया खत्म। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना, अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आ गए जहां उन्होंने आपको बोला कि रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर है x, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर है x, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का नंबर है y, और आप निकाल लो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। और सपोज करो आपको क्या निकालना है? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। तो कैसे निकालोगे? क्या निकालना है? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर रखो ऊपर, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर ऊपर रखा, बटा क्या आता है? डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल बोले तो x प्लस वाई को ऐड करो, टोटल बोले तो x प्लस वाई को ऐड करो। परसेंटेज है इंटू 100 कर दो, परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो। इससे आपके पास परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा इसके बाद? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। जितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होता है वही होता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। इन व्हाट यूनिट? इन सेंटीमॉर्गन। यही तो बताया। तो सपोज व्हाट एवर परसेंट यू गेट, दैट सेंटीमॉर्गन ऑन स्केल is the distance between the genes on the chromosome. I hope I am making sense. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है कि नया कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, ये नया कंसेप्चुअल सा टॉपिक है। एक बार देख लो, सब कुछ समझ आया? नया कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, तो आपको टू मेक श्योर कि समझ आया, मैंने कुछ क्विज के क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलो जल्दी से क्विज के क्वेश्चंस करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स on the same chromosome as a measure of the distance between the genes was explained by, किसने एक्सप्लेन किया? नीट 2019 का सवाल। ग्रिगोर मेंडल, एल्फ्रेड स्टूटेवर्ट, सटन बोवेरी या फिर टीएच मॉर्गन? अभी तो बताया। वेरी गुड बच्चा पार्टी, इट इज एल्फ्रेड स्टूटेवर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ही देख लेना कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं। कुछ भी दिक्कत रहे तो यू हैव टू कम बैक टू मी अगेन। 2019 का सवाल देख रहे हो? फिर से एक और सवाल, व्हाट मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? मेरा एक सेंटीमॉर्गन होता क्या है? एक मैप यूनिट क्या होता है? अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स एक्सप्रेसिंग 100% क्रॉसओवर,
अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जो कि कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1% क्रॉसओवर, 50% क्रॉसओवर या 10% क्रॉसओवर। बेटा समझो, अगर 1 सेंटीमॉर्गन है तो वो 1% क्रॉसओवर रिप्रेजेंट करता है, यही तो किया हमने, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला नीट ओडिशा 2019 का सवाल, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल अकर्स। बैकग्राउंड देख रहे हो कितना जरूरी है, कहां होता है, जल्दी देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जाइगोटीन स्टेज। बेटा आंसर क्या रहेगा, नॉन सिस्टर, होमोलोगस, पैकेटीन, प्रोफेज। जल्दी से पढ़ लो भाई, जल्दी से पढ़ लो, आपको सब करा दिया है मैंने, बहुत बढ़िया से करा दिया। आंसर बताओ क्या रहेगा। वेरी 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 गुड एवरीवन, द आंसर विल बी बी। लिखवाया मैंने कि जो क्रॉसिंग ओवर है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बट जो एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के पैर के हैं, और वो भी प्रोफेज 1 के पैकाइटीन स्टेज के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ कर दिया है हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन खत्म। बेटा इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है। अगर आपको समझ नहीं आया, यू कैन फ्लड मी विद द डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत पेशेंस से इसको समझने की कोशिश करो। बहुत ही लॉजिकल, प्यारा, सुंदर टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जो कि डिफरेंस लाता है। सारे बच्चे बायो में थियोरेटिकल चीजें, रटने वाली चीजें कर लेते हैं, बट जो अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, जो आपके एक्चुअली माइंड को टेस्ट करते हैं, दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक। सो एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मत भूलना, धमकी दे रही हूं मैं, पता है ना आपको, हमेशा की तरह। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास अटेंड करना मत भूलना बच्चा पार्टी। एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर नीट चैनल, हमारी फैमिली को जल्दी से बड़ा कीजिए ताकि हम और जोश से आगे की क्लासेस ले पाएं। जल्दी ही लाइव आ रहे हैं बेटा हम, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड डे।